अगर पहलगाम में ही रहने वाले मामा भांजे की एक जोड़ी चाहती तो यह हमला टल सकता था, लेकिन इन्होंने 3,000 रुपए लेकर, मात्र 3,000 रुपए के लालच में भारत के साथ गद्दारी की और देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। इन दोनों के नाम है बशीर अहमद जोथाड़ और परवेज अहमद। 3 आतंकवादियों के बाद ये 2 लोग भी आरोपी हैं। पहलगाम हमले से ठीक एक दिन पहले यानी 21 अप्रैल को बशीर अहमद ने ही सबसे पहले जंगलों में छिपे 3 आतंकवादियों को देखा था। इन आतंकवादियों ने बशीर से कहा कि वो उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाए और उनके खाने पीने का इंतजाम करे। आतंकवादियों ने बशीर से कहा कि ये सब काम उसे अल्लाह के नाम पर करना चाहिए, कश्मीर की आजादी के नाम पर करना चाहिए और भारत जो जुल्म कर रहा है कश्मीर पर उसके लिए करना चाहिए, उसका बदला लेने के लिए करना चाहिए। बशीर ने खुद अपने बयान में स्वीकार किया कि उसे समझ में आ गया था कि ये तीनों आतंकवादी हैं और इनकी बातचीत के लहजे में पंजाबी अंदाज था और वो अंदाज था जो पाकिस्तान के लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, और वो तभी समझ गया था कि ये लोकल कश्मीरी नहीं है बल्कि ये पाकिस्तानी है। इसके बाद बशीर इन तीनों आतंकवादियों को लेकर परवेज अहमद के घर ले गया। परवेज ने इन आतंकवादियों को हथियार छिपाने में मदद की और परवेज की पत्नी ने इन आतंकवादियों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। इसके बदले में आतंकवादियों ने परवेज को 3,000 रुपए दिए। तीनों आतंकवादी लगभग 5 घंटे तक परवेज के घर पर रहे और इनके साथ बशीर भी मौजूद था। और उस रात यानी हमले से ठीक एक रात पहले रात करीब 10 बजे तीनों आतंकवादी एक एक करके वहां से निकल गए। बशीर ने यह भी कबूल किया कि आतंकवादी खाना खाते समय अमरनाथ यात्रा, भारतीय सुरक्षा बलों के कैंप्स और उनकी मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे। अगर बशीर और परवेज अहमद चाहते तो इसकी जानकारी उसी समय पुलिस और भारतीय सेना को दे सकते थे और पहलगाम का हमला टल सकता था, लेकिन दोनों ने ऐसा नहीं किया और आतंकवादियों की सूचना देने की बजाय ये उनकी मेहमान नवाजी करते रहे। भारत से विश्वासघात का इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। फिल्म धुरंधर का एक डायलॉग है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। और अगर ये दोनों मामा और भांजे चाहते तो 26 लोगों को हम बचा सकते थे। अब आगे की कहानी सुनिए। बशीर अहमद और परवेज अहमद के घर से निकलने के बाद अगली सुबह ये तीनों आतंकवादी बैसरन पहुंच गए, यानी जहां पर ये घटना घटी उस स्थान पर पहुंच गए। इनके पास AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे हथियार थे और एक आतंकवादी ने अपने सिर पर GoPro कैमरा भी लगाया हुआ था, यानी उसकी मंशा यह रही होगी कि वो उस पूरे हमले को रिकॉर्ड करे। आतंकवादियों ने इस जगह पर मौजूद पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, फिर उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा और जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसके ठीक सिर में गोली मार दी। तीनों आतंकवादियों ने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी थी जहां से फायरिंग करके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या कर सके और इस पूरे इलाके को उन्होंने एक किल जोन बना दिया था। और जिन लोगों को जिंदा छोड़ दिया उन्हें आतंकवादियों ने कहा कि जाकर मोदी को कह देना, मोदी को बोल देना। जो महिलाओं को छोड़ दिया उनके पतियों को तो मार दिया, महिलाओं को जब छोड़ा तो कहा वापस जाकर मोदी को कह देना, यानी हमला करके सीधे भारत सरकार को एक संदेश दिया। जिन हथियारों से पहलगाम में हमला हुआ, इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में वर्ष 2023 से लेकर 2024 तक 4 अलग अलग आतंकी हमलों में भी हुआ था। इसका मतलब है कि ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि आतंकवादियों का एक ही नेटवर्क बार बार उन्हीं एक ही हथियार से हमले कर रहा था। यानी ये जो AK-47 इसके पास थी, M4 कार्बाइन थी, ये ही बार बार इस्तेमाल हो रही थी हमलों में। और ये भी पता चला कि कुछ गोलियां मेड इन अमेरिका थी, कुछ चीन और यूरोप के देशों से में बनाई गई थी। यानी हथियारों के इंटरनेशनल नेटवर्क से इन आतंकवादियों को हथियार मिल रहे थे। आतंकवादियों से मिले डिजिटल सबूतों ने इस पूरे हमले की कड़ियों को जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मारे गए तीनों आतंकवादियों के मोबाइल फोन से फोटो, वीडियोज और मेटा डेटा मिला। मेटा डेटा से यह जानकारी मिली कि फोटो किस तारीख को किस लोकेशन पर लिए गए थे। आतंकवादियों के मोबाइल फोन और GoPro कैमरे का सीरियल नंबर और डेटा मैच करके यह पता चला कि यही कैमरा इससे पहले के हमलों में भी इस्तेमाल हुआ। कुल मिलाकर पूरी तरह प्लान करके यह हमला किया गया था और इसके मास्टरमाइंड साजिद जट ने पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तान में बैठकर हैंडल किया। और कश्मीर में आतंकवादियों का एक ही नेटवर्क है जिसने बार बार हमले किए, यानी लगातार हमलों की एक सीरीज उस समय चल रही थी। और अभी मैंने आपको बताया लश्कर-ए-तैयबा
का एक मैंने आपको पोस्टर दिखाया था, वो आपको मैं दोबारा दिखाता हूं। देखिए, ये लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे और द रेजिस्टेंस फोर्स जो है उसके आतंकवादी थे। तो लश्कर तैयबा जो है वो बार बार अपने नाम बदलता रहता है। वो कभी किसी नाम से एक नया आतंकवादी संगठन बना लेता है, कभी किसी नाम से, लेकिन इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो लश्कर तैयबा है, जो पाकिस्तान में इस समय बैठी हुई है। ये है पूरी कहानी। और इसके बाद जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था, 300 वर्ग किलोमीटर के इलाके को छान मारा हमारे देश की रक्षा एजेंसियों ने, हमारे देश की सेना ने, और फिर आखिरकार खोजकर जंगल से पकड़कर इन तीनों को निकाला और इन तीनों के साथ वही किया जो इनके साथ होना चाहिए था। और इनका जो चौथा हैंडलर है वो यहां आया नहीं, वरना वो भी मारा जाता। वो पाकिस्तान में बैठकर ही इनका हैंडलर बना हुआ था, पाकिस्तान में बैठकर ही वो लगातार इनसे ये हमले करवा रहा था। वो आज भी फरार है और आज भी पाकिस्तान में कहीं छिपकर वो बैठा हुआ है। ये है पूरी कहानी पहलगाम की, ताकि भारत के हर बच्चे को याद रहे, भारत के हर नागरिक को याद रहे, और हमें ये कहानी कभी भी भूलनी नहीं है। इससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान आज भी भारत से कितनी नफरत करता है और पाकिस्तान आज भी कितने कोऑर्डिनेटेड तरीके से भारत में, जम्मू कश्मीर में लगातार हमले करवा रहा है।